स्वागत है दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल एसआर मार्केटिंग में। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं एक नए टॉपिक स्टार्टअप्स। क्या आप भी एक नए सोच रखते हैं और नए स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो साथियों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कहा जाता है कि बड़े से बड़े कंपनी में नौकर बनने से बेहतर है कि आप छोटे से स्टार्ट करके उसका खुद का मालिक बन जाइए। अगर आप स्टार्टअप का सोच रखते हैं तो किन किन बातों को स्टार्टअप में ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश किया है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और जानिए कि स्टार्टअप में किन किन बातों को ध्यान में रखना है और कैसे अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं। तो स्टार्टअप करने से पहले साथियों यहाँ पर चार पॉइंट मैंने बताया है। एक आइडिया, प्लानिंग, रजिस्ट्रेशन और ग्रो अप। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपके मन में जरूर कोई ना कोई आइडिया आनी जरूरी है। अगर आपके मन में आइडिया आ रहा है तभी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो साथियों मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के आइडिया को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए और वैल्यू देना चाहिए, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे आइडियाज़ को ज़्यादा प्रीफर कीजिए जिससे आप इमोशनली अटैच हैं, जिसमें आपको मन लगता है, जिससे आप कनेक्टेड हैं, जिसमें आप बेहतर है, उस प्रकार के आइडियाज़ में अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर पाइए। ग्रो करने का बहुत ज़्यादा चांसेज होती है। अगर आपके पास आइडिया है और उससे आप इमोशनली अटैच हैं तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप इमोशनली अटैच कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं और आप इमोशनली उससे अटैच नहीं हैं तो लोगों को अटैच करने में आपको इमोशनली अटैच करने में बहुत परेशानी होगी। तो ये ज़रूरी है कि इमोशनली अटैच वाले चीज़ों से ही अपना स्टार्टअप्स करें। मान लीजिए कि आपको आर्ट में ज़्यादा रुचि है तो उस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट कीजिए जो आर्ट से रिलेटेड है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाइएगा। मान लीजिए कि आप अगर पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं और आपको इमोशनली अटैच है तो आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्टार्टअप्स कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के चांसेज है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि अगर आपके मन में आइडिया आ गया तो आइडिया जाने के बाद साथियों प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जिस मैं स्टार्टअप के बारे में सोच रहा हूँ तो कैसे उसको प्लान करना है। तो प्लान करने के लिए कुछ बातों को मैंने यहाँ पर बताया है। तो उसमें सबसे पहला जो बात आता है कि आप जो प्लान बना रहे हैं वो क्लियर और डिटेल्स होना चाहिए। और किसी को अगर आप अपना प्लान दिखा रहे हैं तो उसको लगे देखने के बाद कि हाँ ये बिजनेस ग्रो कर सकता है, ये मार्केट में एग्जिस्ट करता है और ये आगे बढ़ सकता है। अगर आपको फंडिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, आपका प्लान जो क्लियर है, डिटेल्स है, तो लोग आपको फंडिंग देने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आसानी से फंडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि उस प्रकार की चीज़ों को प्लान कीजिए जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। कुछ नए चीज़ों को लेकर नहीं आना है जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों प्रकार के आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं। तो जो मार्केट में एग्जिस्ट करना है उसी के बारे में प्लान बनाइए ताकि वो चल सके। जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगा वो चलाना बहुत मुश्किल होता है। इतना करने के बाद साथियों हमारा जो आता है कि आप इतना कर रहे हैं तो जिस बिजनेस का स्टार्टअप आप करना चाहते हैं उसका मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या डिमांड है, क्या लोग मांग रहे हैं और जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ उसका कस्टमर बेस क्या है। इन तमाम चीज़ों को आप अगर करते हैं तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें अपने बिजनेस को प्लान करना है। प्लान करते वक्त एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों कि आपको 1 ईयर का बजटिंग करना पड़ेगा। बजटिंग करने के लिए आपको कहाँ से फंडिंग लेना है, कैसे आप कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे आपको 1 ईयर में किस चीज़ों को अचीव करना है, इन तमाम बातों को लेकर आप एक 1 ईयर का प्लान बनाइए। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप फंडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप खुद का पैसा, अगर नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नए हैं आप, छोटा सा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपको खुद का पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, अपना या अपने फैमिली से लेकर पैसा इन्वेस्ट कीजिए या अपने साथियों से लेकर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप लोन के चक्कर, बैंक के चक्कर में शुरुआती के दौर में न पड़े। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है तो आप आगे लोन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि शुरुआती के दौर में लोन ना ले और खुद से ही उसको स्टार्टअप फंडिंग करे और खुद का ही इन्वेस्ट करे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है कि अगर आपके मन में आइडिया जा गया, आपने प्लानिंग बना लिया, तो आपको बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं और स्टार्टअप कर रहे हैं
तो आप किसी प्रकार के लीगल परेशानियों में ना फंसे, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लीगली सही रहें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मेन तरीके बताए हैं। ऐसे रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे तरीके और बहुत प्रकार की कंपनियाँ होती हैं। यहाँ पर कंपनी के साथ साथ मैंने रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्या एक्सपेंसेज है उसमें। इन तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है एक बहुत ही पुराना तरीका और आसान तरीका है जिसमें आप अपने स्टार्टअप्स को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें जो खर्चा आता है 1000 रुपये का खर्चा आता है रजिस्ट्रेशन करवाने में, और टाइम जो लगता है 1 से 2 दिन लगता है। रजिस्ट्रेशन आप कहाँ करा सकते हैं? तो अगर आप शहर में हैं तो आप म्यूनसिपैलिटीज़ के पास रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप गांव में हैं तो गांव का जो ग्राम सभा है वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या कहीं बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसमें ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आप एक छोटे से शॉप के ओनर होते हैं और तो सोल प्रोप्राइटरशिप करवा लेते हैं, जिसके आपके पास अगर 2-4 लोग काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप सोल प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हैं। आप इसमें क्या होता है कि आप खुद उसका ओनर होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है 1 पर्सन कंपनी। तो बहुत सारे लोग अपने स्टार्टअप को 1 पर्सन कंपनी के रूप में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ओपीसी के तौर पर। तो इसमें ये होता है कि आपको उस कंपनी का डायरेक्टर खुद का होना चाहिए और शेयर होल्डर आप खुद रह सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपने स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी कंपनी को खोला और उसका मालिक आप ओनर खुद है, डायरेक्टर खुद हैं, आप में 5 से 10 लोग काम करते हैं, तो आप इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने कंपनी का नाम सनराइज रखा है, तो अगर ओपीसी के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपकी कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन के बाद जो होगा सनराइज प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी होगा। इसका जो एक्सपेंस आता है रजिस्ट्रेशन करवाने में वो आपको लगभग 6000 के आसपास में आता है, और 5 से 10 दिन लगता है, जो कि रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। और ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है, और बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग इसका फ़ी है। मैंने एक लगभग फ़ी बताने की यहाँ पर कोशिश किया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है ये बहुत ही रेपिटेबल और क्रेडिबल तरीका है, और ज़्यादातर स्टार्टअप चाहते हैं कि हम इसी फॉर्म में अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। इससे फ़ायदा ये है कि आपका जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में बनता है, आपको फंडिंग मिलने में, आपके कस्टमर का ट्रस्ट या बैंकिंग से लोन मिलने में बहुत आसान होता है। इसके अंतर्गत अगर आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको आसानी से ट्रस्टेबल होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे लोग देखते हैं कि आप किस प्रकार की कंपनी रन करना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी का नाम ऊपर ही लिखा रहता है, तो कंपनी के नाम के आगे आपका लिखा रहेगा कि हाँ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तब लोगों का जो एक है ट्रस्ट बढ़ता है। आता है कि इसका एक्सपेंस कितना आता है, तो इसका भी एक्सपेंस आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में 7000 के आसपास में आएगा, और 5 से 10 दिन का समय लगता है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन का वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन उस प्रकार के लोग करवाते हैं जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और वो अपना कंपनी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए खोलते हैं, और काम पूरा होने के बाद उसको क्या करते हैं डिजॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई बिल्डर है, बिल्डिंग बनाने का काम लिया, तो एक अपार्टमेंट तैयार कर रहा है, तो अपार्टमेंट तैयार करने में उसको कुछ समय लगता है, तो उसके लिए क्या करता है कि वो एम्प्लॉय रखता है, इंजीनियर रखता है और अकाउंटेंट रखता है। रखने के बाद क्या करता है अपना काम स्टार्ट करता है। जैसे ही उस का प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, उसने क्या करता है कि अपने कंपनी को डिजॉल्व कर देता है। तो उस प्रकार के काम अगर आप करते हैं तो आपको इसके फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में, ताकि आप कुछ दिनों के लिए स्टार्ट करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, फिर नया काम स्टार्ट करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। तो आपको प्रीफर कीजिए कि आप 1 पर्सन
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर ये जो है हमारा मुख्य तरीका है जो कि मैंने यहाँ पर बताया है, इन्हीं बातों को आपको स्टार्टअप में ध्यान रखना है और इसी के फॉर्मेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऐसे प्लानिंग बनाना है, ऐसे आइडियाज लेना है। अंत में मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप बड़े से बड़े कंपनी में डील करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर कीजिए कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फर्म में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाइए और बड़े से बड़े कंपनी में डील कीजिए और ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो होता है हमारा कि अगर आप ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप एक छोटा सा स्टार्टअप करवाना चाहते हैं तो ज़्यादा प्रीफर कीजिए कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। आगे जाकर अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप से आप प्राइवेट लिमिटेड भी बन सकते हैं। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान रखकर आपको अपने बिजनेस को स्टार्टअप में रखना है। वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू।